अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 22 डे 1। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग या जिसको हम MPLS कहते हैं पढ़ना शुरू किया था। MPLS का बेसिक इंट्रोडक्शन अभी चल रहा था, काफ़ी हद तक हमने चीज़ें कवर कर भी ली थी। और ज़ाहिर है मैंने आपको पहले कहा था कि जब MPLS का पहला पहला तारुफ होता है और आप ख़ास तौर पे जब आर्किटेक्चर इसका पढ़ते हैं कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन वाला, तो थोड़ी बहुत उसमें कन्फ्यूजन ज़रूर होती है, लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे उसमें बेहतरी आती चली जाएगी। इसी सिलसिले को वासिया कर लिया आपने, चले ओके। तो उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें ज़ाहिर है मैंने लास्ट जो कुछ आपको पढ़ाया था उसकी एक क्विक रिवीजन ज़रूर होगी। कम से कम वो जो टर्मिनोलॉजीज थी उनको मैं लिस्ट डाउन कर लूँगा कि लास्ट लेक्चर के बाद आपको MPLS के हवाले से क्या क्या कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम आज MPLS की लैब करेंगे और जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि हमारे नेटवर्क में जो डायग्राम हमने बनाई हुई है उसमें प्रीफिक्सेस जो हैं वो दो तरह के हैं। या तो प्रीफिक्स किसी LSR का डायरेक्टली कनेक्टेड होगा या प्रीफिक्स नॉन LSR का डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि प्रीफिक्स का ताल्लुक या MPLS डोमेन के साथ होगा या फिर IP डोमेन के साथ होगा। दो तरह के प्रीफिक्सेस हमारी उस डायग्राम में थे, तो दोनों तरह के प्रीफिक्सेस का हम एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम आपको अगर याद हो जिस प्रीफिक्स की हम बात कर रहे थे, हमने हमारे गालिबन 9 डिफरेंट नेटवर्क्स थे, 9 प्रीफिक्सेस थे। तो उनमें से हमने एक प्रीफिक्स पिक किया था और वो IP डोमेन से ताल्लुक रखता था और हमने उसका एनालिसिस किया था। आज भी सबसे पहले मैं दोबारा उसका एनालिसिस भी कराऊंगा, पहले फिर लैब करेंगे उसकी, लैब में उसको कन्फिगर भी करेंगे, रिजल्ट्स को भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे किसी LSR के डायरेक्टली कनेक्टेड के साथ क्या होता है या MPLS डोमेन से ताल्लुक रखने वाला जो प्रीफिक्स है उसकी क्या स्टोरी होती है। तो चलें जी जरा स्क्रीन पे यहाँ चलते हैं और लिस्ट डाउन मैं कर दूं आपको सबसे पहले कि लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने क्या क्या कुछ जो है वो पढ़ा था और आपको MPLS के हवाले से किन बातों का अभी तक पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जी MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, एक मैंने आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी थी। मिड 90s के अंदर ये आया था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्डाइज हुआ और इस्तेमाल होना शुरू हो गया। प्राइमरीली ये सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में चलने वाली टेक्नोलॉजी है और जाहिर है इसका बेनिफिशियरी जो है वो तो एंटरप्राइज नेटवर्क्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, बट ये कन्फिगर जो है वो MPLS वो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में होता है। अच्छा, उसके बाद MPLS जो है ये मैंने आपको बताया था, इट इज इन बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3। इसका जो हेडर है वो लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान होता है, इसी वजह से इसको लेयर 2.5 हेडर भी कहते हैं और शिम हेडर भी कहा जाता है। ठीक है जी, MPLS के हेडर को शिम हेडर या लेयर 2.5 हेडर या MPLS हेडर तो कहते ही हैं हम। ठीक है जी, तो शिम हेडर, लेयर 2.5 टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब इसी के नाम है। घुमा फिर आगे जो भी है जी, आपने जो चीज याद रखनी है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है वो ये है कि MPLS किसी प्रोटोकॉल का नाम भी नहीं है और MPLS किसी स्विच का नाम भी नहीं। अक्सर लोग इसको MLS जो मल्टी लेयर स्विच है उसके साथ गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये कोई हार्डवेयर भी नहीं है और ये कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, इट्स अ स्विचिंग टेक्निक। जिस तरह लेयर 3 स्विचिंग होती है, लेयर 2 स्विचिंग होती है, लेयर 1 स्विचिंग होती है, उसी तरह ये लेयर 2.5 स्विचिंग भी है। ठीक है, या लेबल की बेस पे स्विचिंग। लेयर 3 में हम कहते हैं ना पैकेट्स की फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ IP एड्रेसेस। तो जो लेयर 2.5 है या जो MPLS है इसमें क्या होता है, लेबल्ड पैकेट की स्विचिंग, ठीक है जी, या यूं लिखते हैं इसको फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग ऑफ लेबल्ड पैकेट्स on the basis of MPLS लेबल्स। ठीक है जी, MPLS लेबल्स की बेस पे लेबल्ड पैकेट की फॉरवर्डिंग जो है ये कहलाती है लेयर 2.5 स्विचिंग या लेबल स्विचिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है। ये सब हम बातें लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो जरा रिवीजन के लिए ये मोटी मोटी चीजें दोहरा देता हूँ।
उसके बाद जनाब फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि इसको मल्टी प्रोटोकॉल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये बाद में आया था लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान। तो जो लेयर आपके ऊपर होती है उसको आपने कैरी करना होता है और जो लेयर आपसे नीचे है वो आपको कैरी करती है। तो एमपीएलएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यानी लेयर 2.5 के ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कंपैटिबल है विद ऑल लेयर 3 प्रोटोकॉल्स। जितने भी लेयर 3 के प्रोटोकॉल्स हैं ये उन्हें कैरी कर सकता है, और लेयर 2 के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो एमपीएलएस को कैरी कर सकते हैं। एमपीएलएस कैन कैरी एनी लेयर 3 प्रोटोकॉल एंड इट कैन बी कैरिड बाय एनी लेयर 2 प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये बात भी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, इस वजह से ये मल्टी प्रोटोकॉल का लफ्ज इसमें ऐड किया गया। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग लेबल की बेस पे फॉरवर्डिंग, ठीक है जी, और इट इज कंपैटिबल विद ऑल लेयर 3 एंड लेयर 2 प्रोटोकॉल। कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमने एमपीएलएस हेडर के ऊपर थोड़ी बहुत बात की थी। ठीक है, एमपीएलएस हेडर जो है, एमपीएलएस हेडर वो मैंने आपको बताया था जी 4 बाइट्स का होता है। 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट है, यानी दुनिया में जितने IPv4 एड्रेसेस हैं, ठीक है, उस साइज का, यानी IPv4 एड्रेसेस का जो साइज होता है वो एमपीएलएस के पूरे हेडर का साइज है। आईपी हेडर अलग चीज है, आईपी एड्रेस अलग चीज है। आईपी हेडर 20 बाइट का होता है, 20 बाइट्स, लेकिन एमपीएलएस हेडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट का, 32 बिट का है। ये मैंने आपको बताया था। आप ये एक चीज है यहाँ पे कि एक आपका जो लेबल्ड पैकेट है, एक लेबल्ड पैकेट, उसके साथ मल्टीपल एमपीएलएस हेडर या मल्टीपल एमपीएलएस लेबल अटैच हो सकते हैं। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि अगर हम एमपीएलएस की बात करें ना, तो एमपीएलएस का अपने कोई बहुत ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है। एमपीएलएस के अपने, एक हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे जाके हम एक छोटी सी चीज हमारे सामने आई थी कि जो प्योर लेबल्स की बेस पे फॉरवर्डिंग है वो फास्ट होती है, क्योंकि वो जो लुकअप वाला प्रोसेस है ना वो बड़ा सिंपल है और फास्ट है। तो डेफिनेटली लेबल्स की बेस पे जो फॉरवर्डिंग है वो मजीद फास्ट है, बजाय कि आप आईपी की बेस पे फॉरवर्डिंग कर रहे हो। लेकिन ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा फर्क नहीं था। ठीक है, लेकिन एडवांटेज तो है। एमपीएलएस का असल फायदा ये नहीं है कि इसमें फॉरवर्डिंग मजीद बेहतर या फास्ट तरीके से होती है, इसके असल फायदे इसकी एप्लीकेशंस हैं। एमपीएलएस की दो बड़ी एप्लीकेशंस के नाम मैंने आपके सामने लिए थे, एक एमपीएलएस वीपीएन है और एक एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, और मैंने आपको आपके साथ लास्ट लेक्चर में अपने दो सीसीआई बूट कैंप्स, एक एंटरप्राइज का यानी राउटिंग एंड स्विचिंग का और एक सर्विस प्रोवाइडर का शेयर किया था। मैंने कहा था अगर किसी को बहुत दिलचस्पी हो एमपीएलएस और इसकी एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए, तो वो बूट कैंप आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। उसमें एमपीएलएस की तमाम एप्लीकेशंस इंतहाई डिटेल के साथ कॉन्फ़िगर हुई हुई हैं सिस्को के एक सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के ऊपर। तो वो आप अगर उसमें दिलचस्पी हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैं इस क्लास के अंदर कल तक, ठीक है जी, ये वाला वीक जो है हमारा वो एमपीएलएस के नाम पे ही है। ठीक है, तो कल तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। आज तो मेरा एजेंडा बड़ा सिंपल है, मैंने एमपीएलएस की लैब आपको करवानी है, बेसिक एमपीएलएस विदाउट एनी एप्लीकेशन, जिसमें मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाना है कि एक एमपीएलएस डोमेन से ताल्लुक रखने वाले प्रीफिक्स और एक आईपी डोमेन से ताल्लुक रखने वाले प्रीफिक्स के लिए लेबल्स कैसे लगते हैं, कैसे स्वैप होते हैं, कैसे उतरते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कल मैं एमपीएलएस की आपको एक एप्लीकेशन एमपीएलएस वीपीएन जो है, बिल्कुल बेसिक एमपीएलएस वीपीएन, वो इंशाल्लाह आपके साथ कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा और उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा वीक हमने रखा हुआ है ये एमपीएलएस का ही है। इसके बाद आपको पता है जो ईथरनेट स्विचिंग है वो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। इसके बाद हमारा जो आउटलाइन मैंने आपके साथ एक शेयर की थी, मेरी अपनी ही आउटलाइन थी, वो मेरा ही एक इरादा था, मुझे किसी मतलब ना कॉर्वेट की तरफ से वो दी गई थी और ना ही वो अखुवत की तरफ से, वो मैंने खुद बनाई हुई थी। मैंने अखुवत को वो दी थी या कॉर्वेट को कि ये जनाब मैं कोशिश करूंगा आउटलाइन इसको हम कवर करें। तो उसमें ईथरनेट स्विचिंग जो है वो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है और बहुत सारे लोगों ने वो मुकम्मल कर ली है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, तो अब इसके बाद जो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी कि ये जो 4 बाइट्स या 32 बिट हैं, इसकी भी आगे फर्दर डिवीजन मैंने आपको बता दी थी। इसमें 20 बिट्स जो हैं, 20 बिट्स, 20 बिट का इसमें एक्चुअल लेबल वैल्यू होती है
और उसके बाद 3 बिट्स इसके अंदर जो है वो होते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल बिट्स, और एक्सपेरिमेंटल बिट्स जो हैं इनको ये इस्तेमाल होती हैं फॉर एमपीएलएस क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, एमपीएलएस क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। इस काम के लिए आईपी एडर में 8 बिटें होती हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंटल बिट्स नाम है, वहां टीओएस होता है, टाइप ऑफ सर्विस। एमपीएलएस आईपी एडर में टाइप ऑफ सर्विस होता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बिट्स हैं फॉर एमपीएलएस क्वालिटी ऑफ सर्विस। उसके बाद फिर एक बिट है जी, एक बिट, सिर्फ एक बिट, ओनली वन बिट, सिंगल बिट, ये होती है जिसको हम एस बिट भी कहते हैं, और इसको, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज बॉटम ऑफ स्टैक, बॉटम ऑफ स्टैक। ये एक बिट या तो आपको पता है 0 होगी या 1 होगी। अगर ये बिट 0 है तो इसका मतलब होता है ये बॉटम ऑफ स्टैक नहीं है। अगर ये बिट 1 है तो इसका मतलब है ये बॉटम ऑफ स्टैक है। इसका मतलब ये होता है बॉटम ऑफ स्टैक का कि ये अगर आप डीकैप्सुलेशन की तरफ चलें, फिजिकल लेयर पे डेटा आया, लेयर 2 का हेडर उतरा, उसके बाद लेयर 2 के बाद अगर एमपीएलएस इनेबल है तो जाहिर है फिर एमपीएलएस के हेडर आएंगे। अगर एमपीएलएस के मल्टीपल लेबल्स अटैच हैं, मल्टीपल हेडर्स हैं, यानी एमपीएलएस एप्लीकेशन के भी हैं, जो सबसे बाहर वाला हेडर होगा उसमें लेबल वैल्यू 0 होगी, यानी वो बॉटम ऑफ स्टैक नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर एक और एप्लीकेशन, एमपीएलएस की एप्लीकेशन का हेडर है, उसमें भी 0 होगी। तो जहां पे ये 1 होगी उसका मतलब है ये एमपीएलएस का आखिरी हेडर है, इसके बाद आईपी हेडर शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो लास्ट एमपीएलएस हेडर जो होता है या लास्ट लेवल जो होता है उसमें ये बिट जो है वो 1 होती है, और ये बताती है कि इसके फौरन बाद आगे जो हेडर है वो आईपी हेडर है, ये लेबल वाला आखिरी लेबल है या आखिरी एमपीएलएस हेडर जो है ये अटैच हुआ हुआ है। तो बॉटम ऑफ स्टैक, इसमें हमने तफसील से लास्ट टाइम बात कर ली थी, सिर्फ मैं एक रीकैप आपको जो है वो इसका दे रहा हूं। उसके बाद जनाब फिर अगली 8 बिटें, 8 बिट्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं फॉर एमपीएलएस टीटीएल, टाइम टू लिव, और ये वैल्यू आपको पता है फिर 0 से 255 तक जाती है। इनफैक्ट यूं कहना चाहिए 255 से 0 पे आती है। टीटीएल का क्या कॉन्सेप्ट है टाइम टू लिव का, आप ऑलरेडी जानते हैं। ये आईपी हेडर में भी टीटीएल 8 बिट का ही होता है और एमपीएलएस हेडर में भी टीटीएल 8 बिट का ही होता है। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया था कि जब तक पैकेट आईपी हेडर में मूव, आईपी डोमेन में मूव करता है, ठीक है, तब तक आईपी हेडर वाला टीटीएल डिक्रीमेंट होता है, उसके अंदर वो डिक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही आप एमपीएलएस हेडर में आ जाते हैं और आईपी पैकेट से लेबल्ड पैकेट बन जाता है, तो फिर आपका जो एमपीएलएस हेडर वाला टीटीएल है वो चेंज होता है, आईपी हेडर वाला टीटीएल चेंज नहीं होता। यहां मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताई थी लास्ट लेक्चर में कि हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो हमारी एमपीएलएस डोमेन है, ये डिसीजन उसका होता है कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में या एमपीएलएस डोमेन में जितने हॉप काउंट्स आ रहे हैं, क्या वो आप अपने कस्टमर को जो आईपी डोमेन में है उसे आप दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। आप हाइड भी कर सकते हैं, आप शो भी कर सकते हैं। यहां मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, एमपीएलएस टीटीएल, एमपीएलएस टीटीएल प्रोपोगेट करना है या नहीं करना। ठीक है जी, एमपीएलएस टीटीएल प्रोपोगेट आईपी डोमेन में करना है या नहीं करना। ठीक है, देयर इज ए कमांड, एक कमांड है जिसकी मदद से आप ये इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका फायदा ये होता है कि आपके अगर फायदा नुकसान की तो बात नहीं है, तो आप अगर चाहें तो एमपीएलएस डोमेन में जितने हॉप काउंट्स आ रहे हैं वो कस्टमर को नजर आएंगे आईपी डोमेन में कि टोटल जनाब आईपी वाले इतने, दरमियान में लेबल, अगर लेबल डोमेन थी, एमपीएलएस डोमेन थी, उसमें कितने हॉप काउंट आ रहे हैं, तो वो टोटल शो होता है। और अगर आप हाइड भी करना चाहें तो हाइड किया जा सकता है। लास्ट लेक्चर में इस पे चूंकि मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, लिहाजा दोबारा मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, ये बात हो चुकी हुई है। अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो आप अपना लेक्चर निकाल के पुराना प्रीवियस देख सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद, और इसकी अगर हमने लैब, आप लोगों को लैब में कमांड वगैरह क्या होती है वो तो डेफिनेटली अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हेडर छुप जाते हैं और किस तरह हेडर, मतलब हॉप काउंट किस तरह से आप छुपा सकते हैं और किस तरह से आप दिखा सकते हैं, वो अभी आप देख लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा जी, इसके अलावा हमारी और क्या बात हुई थी लास्ट लेक्चर में, यानी जो एमपीएलएस की मैंने प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट जो आपके सामने रखे थे उसको आगे लेकर चलते हैं। तो ये हेडर हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि एक एमपीएलएस डोमेन में, एमपीएलएस डोमेन में जो राउटर्स होते हैं, ठीक है,
उन्हें LSR कहा जाता है, लेबल स्विच राउटर, लेबल स्विच राउटर, ठीक है। और मैंने ये चीज भी आपको बताई थी कि सिस्को में बड़े अरसे तक लेबल को टैग ही कहा जाता रहा है। आप थोड़े से कुछ पुराने iOS वेरिएंट्स पे काम कर रहे हो ना, मेरे ये GNS3 में हमने ये जो एक दो iOS ऐड किए हुए, उनमें भी किसी के अंदर लेबल को लेबल ही लिखा जाता है और कुछ जगहों पे टैग लिखा जाता है। तो सिस्को iOS में आप इससे कभी परेशान ना होइएगा, किसी में लेबल लिखा हुआ नजर आ जाएगा, किसी में टैग लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो जहां टैग चल रहा है ना, वहां पे फिर LSR को TSR कहा जाता है, तो कोई अजीब बात नहीं है। यानी टैग स्विच राउटर, लेबल स्विच राउटर या टैग स्विच राउटर एक ही बात है, कोई मसला नहीं। लेबल एक जेनेरिक टर्म है जो हर प्लेटफॉर्म पे, हर वेंडर के ऊपर सपोर्टेड है। तो टैग स्विच राउटर, ठीक है, लेबल स्विच राउटर या फिर टैग स्विच राउटर, ठीक है। तो एक MPLS इनेबल्ड डिवाइस को LSR या TSR कहते हैं। यहां मैंने आपको फिर बताया था इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक LSR सिर्फ LSR होता है, ठीक है, यूं लिख देते हैं टाइप A या टाइप 1 ऑर्डिनरी LSR यानी नॉर्मल LSR, और एक होता है एज LSR, ठीक है जी, LSR एज LSR, ठीक है जी। एज LSR उसको कहते हैं, ये वो राउटर होता है जो MPLS और IP डोमेन का बॉर्डर होता है। MPLS और IP डोमेन का जो बॉर्डर होता है उसे LSR कहते हैं, और बाकी जो MPLS इनेबल राउटर होंगे उनको आप ऑर्डिनरी LSR कहेंगे। एज LSR की आगे मैंने फर्दर आपको दो टाइप्स बताई थी, ठीक है जी, एज LSR की फर्दर दो टाइप्स आपको बताई थी, मैं इसके नीचे लिखता हूं, ठीक है। एक टाइप मैंने आपको कहा था एज LSR की होती है इनग्रेस एज LSR, और एक मैंने आपको कहा था ईग्रेस एज LSR। इनग्रेस और ईग्रेस, इनग्रेस एज LSR और इनग्रेस एज LSR और ईग्रेस एज LSR, ठीक है। ये बात अब कहां से आई? मैंने आपको कहा था जी ये जो MPLS डोमेन है ना, MPLS डोमेन में टोटल 3 काम होते हैं, ठीक है जी। और वो 3 काम क्या थे? एक काम था जी लेबल इंपोज होगा, लेबल लग जाएगा। फिर मैंने कहा था उसके बाद अगला काम ये होगा कि लेबल जो है वो स्वैप या रिप्लेस हो सकता है, स्वैप या रिप्लेस, यानी एक लेबल दूसरे लेबल से तब्दील हो जाएगा, ठीक है जी। और आखिरी काम ये होता है कि लेबल उतर जाएगा, लेबल रिमूव्ड। रिमूव्ड के लिए मैंने आपको दो टर्म्स और बताई थी, मैं दोनों यहां लिख रहा हूं। एक होता है पॉप लेबल और एक होता है अनटैग। ये अनटैग में और पॉप में थोड़ा सा, अनटैग में, ठीक है जी, और पॉप में थोड़ा सा फर्क है। अनटैग में और पॉप में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क आज आपके सामने भी थोड़ी देर में आएगा, बट इन सिंपल वर्ड्स आप यही कहेंगे लेबल उतर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो लेबल इंपोज होता है, लेबल स्वैप होता है, लेबल रिमूव हो जाता है। तो वो LSR जो लेबल को इंपोज करता है वो इनग्रेस एज LSR होता है। वो LSR जो एक लेबल को दूसरे से तब्दील करता है उसको हम ऑर्डिनरी LSR कहते हैं या सिर्फ LSR कहते हैं। और वो लेबल, वो LSR जो रिमूव करता है उसको हम ईग्रेस एज LSR कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि ये आपका इससे ये जो इंपोज लेबल से लेकर रिमूव लेबल होने तक एक पूरा पाथ बनता है, लेबल्ड पाथ बनता है, ठीक है। यानी एक पैकेट आया, उसको लेबल लगा, फिर उसका लेबल स्वैप हुआ, फिर लेबल उतर गया और वो आईपी डोमेन में चला गया। ये एक लेबल्ड पाथ बनता है, इसको कहा जाता है LSP, लेबल स्विच पाथ, लेबल स्विच पाथ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं एक पेज के अंदर ही जितनी आपके सारे पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा कर दूं। तो लेबल स्विच पाथ, ठीक है। जाहिर है इसको TSP भी कह सकते हैं, टैग स्विच पाथ। अगर सिस्को में आपको iOS में कहीं लेबल को टैग ही दिखाया जा रहा है तो वहां पर LSP की जगह आपको TSP लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो लेबल स्विच पाथ या टैग स्विच पाथ। तो हर LSP में क्या होता है जी, लेबल इंपोज होता है, स्वैप होता है और रिमूव हो जाता है।
इनग्रेस एज एलएसआर से शुरू होता है और इग्रेस तक जाता है, ठीक है। और मैंने एलएसपी के बारे में आपको बताया था, ये बाय डायरेक्शनल नहीं है, एलएसपी पर फ्लो होता है। और फ्लो मैंने बड़ा डिटेल से बताया हुआ है, किसी भी डेस्टिनेशन के लिए फ्लो बनता है। 10 वाला नेटवर्क है वो एक फ्लो है, 20 वाला नेटवर्क है एक फ्लो है, 172.16.0.0 वाला नेटवर्क है वो एक फ्लो है, ठीक है। हर फ्लो के लिए एक एलएसपी बन रहा होता है और ये यूनी डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल नहीं है। यानी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एलएसपी अलग होगा, डेस्टिनेशन से वापस सोर्स पे आने के लिए एलएसपी अलग होगा। और ये जो इनग्रेस और ईग्रेस एलएसआर हैं, ये भी कोई फिक्स्ड नहीं होते। एक ही एलएसआर किसी फ्लो के लिए इनग्रेस बना हुआ और किसी के लिए हो सकता है वो इग्रेस बनाओ, बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे भी डिटेल से बात हो चुकी हुई है, ठीक है जी। तो एलएसपी यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में बनता है, इनग्रेस से इग्रेस तक। और जो एलएसपी जाने के लिए सेम आने के लिए नहीं होगा, आने के लिए अलग एलएसपी बनेगा। जाहिर सी बात है, आने के लिए इनग्रेस राउटर अलग है, इग्रेस राउटर अलग है, ठीक है जी, बिल्कुल ये पॉसिबल है, ठीक है जी। तो एलएसपी, इस पे भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, इसको क्या कहते हैं जी, लेबल स्विच पाथ, लेबल स्विच पाथ, इट इज कॉल्ड लेबल स्विच पाथ। और आखिरी बात मेरा ख्याल है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ की थी, वो था एफईसी का कॉन्सेप्ट, फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है जी। फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास, फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास, एफईसी। इसको मैं यहां ऊपर करके लिखता हूं, ठीक है, ये इधर आना शुरू हो जाएगा नजर आपको। मैं चाहता हूं कि ये एक पेज पे हमारा सारे का सारा मुकम्मल हो। FEC, फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। FEC या फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास। और ये क्या कॉन्सेप्ट था जी, FEC का कॉन्सेप्ट क्या है? FEC का कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पे इनग्रेस LSR ने ये फैसला किया है कि वो 10.0.0.0 वाले नेटवर्क को 20 वाला लेबल लगाएगा। कौन सा लेबल? 20 का लेबल लगाएगा। 20 लेबल वैल्यू क्यों आ गई? 20। नेटवर्क कौन सा है? चले यूं कर लेते हैं, 172.16.0.0 ये नेटवर्क है, इसके लिए लेबल है 20। में लिखता हूं 172.16.0.0/16। इसके लिए उसने कहा जी जो लेबल जो लगाया जाएगा वो 20 होगा, ये वाला लेबल इंपोज करना है। अब राउटर के पास यानी एलएसआर के पास, इनग्रेस एलएसआर के पास, इस नेटवर्क के लिए जो पहला पैकेट आएगा ना उसको भी 20 वाला ही लेबल लगेगा, दूसरे को भी, तीसरे को भी, हजारवें को भी, लाखवें को भी, करोड़वें को भी। यानी हर पैकेट जो इस फ्लो की तरफ, इस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, उसके साथ ट्रीटमेंट एक जैसा हो रहा है। ये नहीं है कि आप उसके लिए लेबल बदल बदल के लगा रहे हैं, नहीं। एक एलएसआर किसी एक डेस्टिनेशन या एक फ्लो के लिए एक ही जैसा सलूक करता है, उसके लिए हर आने वाले पैकेट के साथ सेम ट्रीटमेंट होगा, यानी उसको सेम ही लेबल लगाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एफईसी, फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा, बात छोटी सी है, मामूली सी है, उसको नाम दे दिया बस, क्योंकि ये भी तो जेहन में आ सकता है ना सवाल कि ये लेबल बाद में बदल भी सकता है। नहीं, वो बदलेगा नहीं। एक दफा जो लेबल उसने डिसाइड कर लिया है कि इस नेटवर्क को 20 वाला लेबल लगाना है, तो आप वो 20 वाला ही लगेगा। ये नहीं होगा कि आज 25% पैकेट्स को 20 लगा देते हैं, फिर अगले 25 को जो है वो 30 लगा लेंगे, ये नहीं होगा। एक नेटवर्क के लिए सारे पैकेट्स के साथ ट्रीटमेंट सेम, तो ये फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा और लास्ट लेक्चर में आपके सामने क्या आया था, कोशिश कर रहा हूं जी इसी पेज के ऊपर उसको भी ऐड किया जाए। हमारा जो स्विचिंग आर्किटेक्चर था जिसमें दो प्लेन्स थे, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन। अभी भी मेन प्लेन तो हमारे वही दो हैं, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। ये मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं इसको। इसमें क्या चेंज आई थी जी, ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। यानी एमपीएलएस इनेबल करने के बाद इस टेबल में क्या चेंजेस आई थी, ठीक है। ये ऊपर वाला प्लेन आपको पता है कंट्रोल प्लेन और नीचे वाला डेटा प्लेन है। डेटा प्लेन को फॉरवर्डिंग प्लेन भी कहा जाता है, डेटा प्लेन या फॉरवर्डिंग प्लेन।
ये प्लेन के कॉन्सेप्ट, ये आर्किटेक्चर कुछ सिस्को का प्रोप्राइटरी नहीं है, हर वेंडर के ऊपर ये ऐसे ही चलता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब कंट्रोल प्लेन में मैंने आपको बताया था पहले तो दो डेटाबेसेस थी, यानी कि रिब ऊपर और फिब नीचे, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस एंड फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। लेकिन जब आप एमपीएलएस इनेबल कर देते हैं तो एक लेबल टेबल का कॉन्सेप्ट आता है। जिस तरह राउटिंग टेबल से राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस बन गई थी ना, उसी तरह लेबल टेबल से लेबल इंफॉर्मेशन बेस बन जाती है। जब आप एमपीएलएस इनेबल कर देते हैं तो एलएसआर के ऊपर राउटिंग टेबल के साथ साथ एक और टेबल बनना शुरू हो जाता है जिसको हम लेबल टेबल कहते हैं। तो लेबल टेबल का इस आर्किटेक्चर के अंदर जो डेटाबेस का नाम रखा गया दैट इज लेबल इंफॉर्मेशन बेस, लिब। तो कंट्रोल प्लेन में अब दो डेटाबेसेस हैं, रिब एंड लिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस एंड लेबल इंफॉर्मेशन बेस। इसी तरह जब ऊपर कंट्रोल प्लेन में चेंज आई है, जब ऊपर कंट्रोल प्लेन में चेंज आई है तो चेंजेस नीचे डेटा प्लेन में भी हैं, ठीक है जी। तो डेटा प्लेन में भी अब दो डेटाबेसेस हैं, फिब है और एल फिब है। फिब से बनता है फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, यहां भी फिब का मतलब वही है नीचे, और यहां जो एल है उसका मतलब है लेबल। तो लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, रिब, लिब, फिब और एल फिब, ये तीनों डेटाबेसेस आप देख भी सकते हैं, आज देखेंगे, आपको दिखाऊंगा कि इनमें इनको कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, लेबल इंफॉर्मेशन बेस, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस और एल फिब। डेफिनेटली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बता दिया था कि कंट्रोल प्लेन से अब डेटा प्लेन में वो जो सिंक करने वाला प्रोसेस था वो अब कैसे होता है, उसमें क्या कोई अब फर्क है या क्या स्टोरी है। तो आपको पता है जब तक रिब और फिब थे तो रिब की कॉपी फिब में रख दी जाती थी, और आपको ये भी पता है कि ये पूरी डिटेल्ड कॉपी नहीं होती, इसमें टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन जो है वो रखी जाती है। तो रिब के कंटेंट्स को फिब में क्या कर दिया जाता है, कॉपी, रिब के कंटेंट्स को फिब में कॉपी कर दिया जाता है। अब लिब के बारे में हर बंदे के ज़हन में यही होता है कि लिब जो है वो एलफिब में कॉपी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको यहां बताया था, यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। लिब की कॉपी दो जगह पे होती है, लिब को फिब में भी कॉपी किया जाता है और लिब को एलफिब में भी कॉपी किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज ये, एरोस पे अगर आप गौर करें, ये वाले दो एरोस पे, अब एमपीएलएस इनेबल करने के बाद जो फिब है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि इस फिब में अब राउटिंग इंफॉर्मेशन भी है, यानी आईपी की इंफॉर्मेशन भी है और लेबल की इंफॉर्मेशन भी है। फिब में लेबल इंफॉर्मेशन भी होती है और आईपी इंफॉर्मेशन भी होती है जो पहले से ही थी। एल फिब में सिर्फ और सिर्फ लेबल की इंफॉर्मेशन होती है, एल फिब सिर्फ लेबल इंफॉर्मेशन रखता है, और फिब में, अब फिब में आईपी की इंफॉर्मेशन भी है, यानी राउटिंग टेबल की भी है और लेबल टेबल की भी है, लिब की भी है, ठीक है जी। अब ऐसा क्यों है मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं, ये बात ये हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है, और मैं अभी भी दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज साफ नजर आ रही है, अब जो फिब है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल है। एल फिब इज इजी, एल फिब इज सिंपल, क्योंकि उसमें सिर्फ लेबल इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट। किसी भी स्पेसिफिक लेबल के लिए क्या करना है, एक्शन लिखा होगा बस, लेबल को उतार देना है, लेबल को स्वैप कर देना है, ठीक है जी, और किस इंटरफेस से पैकेट को बाहर निकाल देना है, बस टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां मैंने आपको एक मिसाल से समझाने की लास्ट टाइम कोशिश की थी कि ये फिब और एल फिब का जो अब की स्टोरी है ना वो इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे दो लिस्टें लगी हुई हैं, एक लिस्ट में कुछ बहुत ज्यादा एंट्रीज हैं और एक लिस्ट में कुछ थोड़ी सी एंट्रीज है, 5-6 के करीब एंट्रीज है। आपका नाम इन दोनों लिस्टों में मौजूद है, इधर भी है और कहीं इस वाली लिस्ट में भी है। तो इन दोनों लिस्टों में अगर आप अपने नाम के लिए लुकअप कर रहे हैं, अपना नेम लुकअप कर रहे हैं, नाम ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपना नाम जल्दी से और आसानी से कहां से मिल जाएगा, ये छोटी वाली सिंपल वाली लिस्ट से। कॉम्प्लेक्स लिस्ट से लुकअप करना भी बड़ा रिसोर्स इंटेंसिव होगा, टाइम लगेगा आपको अपना नाम ढूंढने में। तो बिल्कुल ऐसे ही है
ये फिब और एल फिब की स्टोरी अब यही हो चुकी है। अगर आपको कोई एंट्री फिब में से तलाश करनी है तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड, और अगर आपको कोई एंट्री एल फिब से ढूंढनी है तो आपका लुकअप आसानी से जल्दी हो जाएगा, और जितनी जल्दी लुकअप हो जाएगा उतनी जल्दी पैकेट आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब, और मैंने आपको फिर लास्ट में रूल ये बता दिया था कि जनाब अगर इनपुट इनपुट जो है अगर आईपी पैकेट है, इनपुट अगर आईपी पैकेट है तो लुकअप आपका फिब से होगा। इनपुट अगर आईपी पैकेट है तो लुकअप फिब में होगा। इनपुट अगर आपका लेबल्ड पैकेट है, इनपुट अगर लेबल्ड पैकेट है, इनपुट अगर लेबल्ड पैकेट है तो आपका जो लुकअप है वो एलफिब से होगा। यानी अगर जो पैकेट आ रहा है आपके एलएसआर के पास वो अगर आईपी पैकेट है तो फिब में ढूंढा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है, और अगर लेबल्ड पैकेट है तो एलफिब में। दैट क्लियरली शोज कि लेबल्ड पैकेट का लुकअप एक ऐसे टेबल से होता है जो कि बड़ा सिंपल है, जहां लुकअप जल्दी हो जाएगा और पैकेट जल्दी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये चीज इंप्रूव करती है, डेफिनेटली आपकी स्विचिंग की स्पीड को। ठीक है, तो अगर आप एमपीएलएस इनेबल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये फायदा तो होगा। अगर आप एमपीएलएस इनेबल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एमपीएलएस डोमेन में जो फॉरवर्डिंग होगी वो आईपी डोमेन के मुकाबले में फास्ट तो मिलेगी। ये इसका एक फायदा है, लेकिन एमपीएलएस का हम इसको रियल बेनिफिट नहीं कहते। ठीक है, मिल गया ये भी साथ में, अच्छी बात है, लेकिन रियल बेनिफिट्स अगेन एमपीएलएस खुद कुछ नहीं है, एमपीएलएस की एप्लीकेशन ही है सब कुछ, जो कि जिनकी वजह से लोग एमपीएलएस इनेबल करते हैं। वो एप्लीकेशन ना हो तो एमपीएलएस को हम इनेबल नहीं करेंगे। तो एमपीएलएस एक अलग चीज है, उसकी एप्लीकेशन अलग है, और एप्लीकेशन एमपीएलएस इनेबल किए बगैर तो चल नहीं सकती। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ एमपीएलएस को समझ रहे हैं और लेबल की बेस पे फॉरवर्डिंग कैसे होती है इसको समझ रहे हैं, और अगले स्टेप में अब हम ये देखेंगे कि एमपीएलएस को इनेबल कैसे किया जाता है और किस तरह से लेबल इंपोज होंगे, स्वैप होंगे और अल्टीमेटली रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने एक डायग्राम बनाई थी और मैंने कहा था यही डायग्राम हमारी लैब डायग्राम भी होगी, यही डायग्राम जो है ये हमारी लैब डायग्राम भी होगी। ठीक है, तो उसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं, और एक दफा आपको पहले मैंने आपको कहा था मैं कोशिश करूंगा इसके 2 राउंड्स कर लूं, यानी ये लेबल किस तरीके से एलोकेट होते हैं, लेबल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक दफा फिर मैं आपको ये वो कॉन्सेप्ट अब बताने जा रहा हूं जो लास्ट लेक्चर के एंड पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और अक्सर लोगों को इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी। तो जरा दिमाग हाजिर रख के पूरी तवज्जो के साथ आप लोगों ने इस चीज को अब समझना है। ठीक है जी, कि ये लेबल एलोकेशन क्या है, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसके बाद जब पैकेट आता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। डायग्राम थी जी हमारी, बल्कि डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5। ठीक है, ये हमारी डायग्राम थी, और इसमें आपस में यहाँ पे वैन लिंक्स थे या पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स कह लें आप, और उसके बाद हर राउटर के साथ मैंने आपको कहा था एक लैन भी मौजूद है, मल्टी एक्सेस नेटवर्क भी मौजूद है। तो 5 लैन 4 वैन टोटल बन गए थे ये 9। ठीक है, अच्छा इनके आईपी भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इस यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा था वो था 1.0, नेटवर्क आईडी लिख देता हूँ 1.0.0, इधर 2.0.0.0, इधर 3.0.0.0, इधर 4.0.0.0 वाला नेटवर्क /8। जो क्लास एबीसी के डिफॉल्ट प्रीफिक्सेस होते हैं वही हैं, हमने सब नेटिंग नहीं की हुई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लैन में था जी यहाँ पे 10.0.0.0, 20.0.0.0, 30.0.0.0, 40.0.0.0 एंड 50.0.0.0 /8। ये भी क्लास है या तो /8 होगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एमपीएलएस डोमेन की बाउंड्री बना दी थी, वो बाउंड्री ये है, राउटर 2 से लेकर राउटर 4 तक। ठीक है,
ये तीनों राउटर आपके MPLS एनेबल्ड राउटर्स हैं, ये तीनों राउटर आपके MPLS एनेबल्ड राउटर हैं, ठीक है। और ये आप इसको कह सकते हैं कि ये आपकी MPLS डोमेन है, ये MPLS डोमेन है, ठीक है। और इनके अलावा अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये आपकी आईपी डोमेन है, यानी यहाँ पे ये हमारी आईपी डोमेन है, इधर से यहाँ तक जाएं तो ये हमारी आईपी डोमेन बनती है, ठीक है। टोटल नेटवर्क इस तस्वीर में 9 है। अगर आप कोई सा भी राउटिंग मेथड यूज कर लें, स्टैटिक राउटिंग, रिप, OSPF, EIGRP, ISIS, कुछ भी जो आपको भला लगे, ठीक है, आपने कोई सा भी एक राउटिंग मेथड जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया, तो उसके बाद हर राउटर के टेबल में क्या होगा, हर राउटर के टेबल में क्या होगा, हर राउटर के टेबल में 9 नेटवर्क्स होंगे। राउटर 2 को भी 9 के 9 नेटवर्क्स का पता होगा, 3 को भी पता होगा और 4 को भी पता होगा, ठीक है जी। अच्छा, अभी ना नीचे में वो कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन जिस तरह प्रॉपर्ली ऊपर नीचे दो हिस्सों में बनता है, मैं वो नहीं बना रहा, ठीक है। जरा लेबल को और इन सारी चीजों को ना पहले अलहदा से खुली डुली जगह पे समझ लें, फिर आगे जो इसमें इसको कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन की जो शक्ल देनी होगी वो बाद में भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम अभी चूंकि नीट एंड क्लीन है, इसकी एक कॉपी जरा बचा के रख लेते हैं, काम आएगी बाद में, ठीक है। अच्छा जी, अब राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4, इनके सबसे पहले राउटिंग टेबल पे फोकस करना है। और फोकस हम 9 नेटवर्क्स पे एक साथ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक नेटवर्क को अपना फोकस बनाएंगे और वो ये 50.0.0 वाला नेटवर्क होगा, और इसका ताल्लुक आईपी डोमेन से है। और दूसरा यूं कह लें कि ये जो है वो एक नॉन LSR का डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसकी हम बात करने लगे, नॉन LSR का डायरेक्टली कनेक्टेड, LSR का डायरेक्टली कनेक्टेड ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब राउटर 2, 3 और 4 सबके राउटिंग टेबल में 9 डिफरेंट नेटवर्क्स मौजूद हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, जब आप MPLS एनेबल करेंगे ना, तो राउटर 2, 3 और 4 तीनों के तीनों राउटर्स अपने राउटिंग टेबल में मौजूद 9 के 9 नेटवर्क्स के लिए, 9 के 9 नेटवर्क्स के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, एक लेबल असाइन करेंगे, इसको लेबल एलोकेशन भी कहते हैं, लेबल एलोकेट करेंगे। लेबल एलोकेट मैंने और आपने नहीं करना होता, ये डायनामिकली होता है। लेबल एलोकेट करने के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दैट इज LDP, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। LDP वो प्रोटोकॉल है जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो इस वक्त सिस्को, नॉन सिस्को हर जगह यही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सिस्को ने अपना भी एक प्रोटोकॉल बनाया था TDP के नाम से, जो कि अब इस्तेमाल नहीं होता कहीं भी। यहां तक कि सिस्को का भी जो डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है दैट इज LDP, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, LDP, ठीक है जी। MPLS खुद तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है ना जो वो कोई काम कर लेगा आपके लिए। MPLS टेक्नोलॉजी में प्रोटोकॉल होते हैं, जिस तरह ईथरनेट में प्रोटोकॉल है। आप लोगों ने ईथरनेट पे कितने प्रोटोकॉल पढ़े होंगे, आपने वो STP पढ़ा है, जो स्विचिंग पढ़ चुके हैं आप में से, आप लोगों ने VTP पढ़ा होगा, आप लोगों ने DTP पढ़ा होगा, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है जी। आप लोगों ने पैच भी पढ़ा होगा, LACP पढ़ा होगा ईथर चैनल के केस में। सबका ताल्लुक ईथरनेट के साथ ही है ना, लेयर 2 के साथ ही है, ठीक है। तो इसी तरह MPLS खुद प्रोटोकॉल नहीं, MPLS में प्रोटोकॉल होते हैं। LDP एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, लेबल एलोकेट। मैंने एक काम करते हैं जो मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था, आज कर रहा हूं। मैं ना ये पूरा पूरा राउटिंग टेबल लिखने लगा हूं, यहाँ पे फॉन्ट जरा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा हो जाए। यहाँ पे 1.0.0.0, 2.0.0.0, 3.0.0.0, 4.0.0.0, 10.000, 20.000, 30.000 और 40.000, 40, 50.000। फॉन्ट छोटा कर लेते हैं ताकि इधर पूरा आ जाए। ये
ये राउटिंग टेबल सिर्फ राउटर 2 का ये राउटिंग टेबल नहीं है, मैं राउटर 2 के नीचे हूं ना, तो महज राउटर 2 का ये टेबल नहीं है, पांचों राउटर का टेबल तो यही है, पांचों राउटर्स का टेबल तो यही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी, हम बात कर रहे हैं LSR की, MPLS डोमेन की। ठीक है जी, ये राउटर 2 के नीचे आ गया, ये 3 के नीचे आ गया, और ये 4 के नीचे आ गया। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही MPLS आपने इनेबल करना है ना, तो ये जो LDP है, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, ये राउटिंग टेबल में मौजूद जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको एक एक लेबल वैल्यू एलोकेट करेगा, असाइन करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूं अभी रैंडमली, वैसे ही लिख रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, लेट से इसको 20 दे दिया, इसको 21 दे दिया, इसे 22 कर लेते हैं, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, 32, 35, 36 और 40। एक एहतियात किया उसने, एलडीपी ने, हर नेटवर्क को, हर प्रीफिक्स को जब वो लेबल एलोकेट कर रहा था तो उसने ख्याल रखा है कोई भी लेबल डुप्लीकेट नहीं हुआ। ये लेबल लोकली सिग्निफिकेंट होते हैं, और मैंने लास्ट टाइम आपको बता भी दिया था ये लेबल की जो वैल्यूज हैं 2⁻20 करें तो आपके पास जवाब ये कोई 1 मिलियन के आसपास था। और मैंने आपको कहा था इसमें पहले 16 लेबल जो है 0 से 15 तक दे आर रिजर्व्ड, तो लेबल वैल्यू 16 से ऑनवर्ड जो आगे 1 मिलियन के आसपास नंबर था, वहां तक ये सारे के सारे लेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां आप वो लेबल असाइन करेंगे। इसमें ना मैं अभी एक चीज बता रहा हूं, एक डिस्क्लेमर समझ लें, ये जो लेबल वैल्यूज मैंने असाइन किया ना यहाँ पे, इसमें एक गड़बड़ है, वो आगे उस यानी थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, वो आगे जाके हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग अभी हम ये चला रहे हैं बस समझने के लिए। ठीक है, वो गड़बड़ क्या है वो आपको समझ आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं समझा रहा हूं। सिर्फ एक गलत नंबर मैंने कुछ लिखे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन अभी आप सिर्फ इस चीज को समझें कि ये जो 9 नेटवर्क थे, 9 के 9 लेबल डिफरेंट है। राउटर 2 ने जो 9 लेबल असाइन किए हैं वो 9 के 9 लेबल एक दूसरे से मुख्तलिफ, आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। एक राउटर पे एक लेबल दो डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए सेम नहीं हो सकता, लेकिन दो डिफरेंट राउटर्स के ऊपर लेबल डुप्लीकेट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब राउटर 3 ने भी यही काम किया होगा ना, लेबल असाइन किए होंगे। तो राउटर 3 कहता है जी मैं असाइन करता हूं 17, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 71, 72। अब राउटर 3 ने क्या किया, राउटर 3 ने इस बात का ख्याल रखा कि राउटर 3 पे जो 9 नेटवर्क्स हैं, 9 को जो लेबल असाइन किए जा रहे हैं वो 9 के 9 लेबल डुप्लीकेट नहीं हो रहे, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हाँ, लेकिन आप राउटर 2 और 3 के लेबल्स को आपस में अगर कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको डुप्लीकेट होती हुई चीजें नजर आ सकती हैं। जैसे ये मुझे लेबल जो है 20, ये 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, 30 इधर भी है, 30 इधर भी है, 40 इधर भी है, 40 इधर भी है। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि दो LSR के लेबल आपस में मिलते जुलते हो, लेकिन एक LSR के लेबल जो असाइन हुए हुए हैं, एक राउटर ने जो लेबल 9 लेबल असाइन किए अपने नेटवर्क्स को, वो 9 डिफरेंट होंगे। सिंगल राउटर पे डुप्लीकेट नहीं हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट के आपस में कंपेयर करने पे हो सकते हैं। इसी तरह राउटर 4 भी जो है वो लेबल असाइन करेगा, वो कहता है जी इस तरह से 40, 50, 51, 52, 53, ठीक है जी, 60, 70, 80, 90। अब उसने ख्याल रखा है कि 9 नेटवर्क थे, 9 के 9 को डिफरेंट लेबल वैल्यू असाइन किया है, सेम हो ही नहीं सकता, आप सेम नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते, डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आप राउटर 4 को राउटर 4 के लेबल्स को
2 और 3 के लेबल्स के साथ कंपेयर करेंगे वहां डुप्लीकेट आपको नजर आ सकता है। जैसे 40 इधर भी है, 43 पे भी था, 40 राउटर 2 पे भी है, 50 मुझे यहां भी नजर आ रहा है, 50 मुझे यहां भी नजर आ रहा है। तो डिफरेंट राउटर जो है ना, उनके लेबल्स आपस में सेम हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं, बट एक राउटर के ऊपर अगर आप लेबल देखें तो कोई लेबल आपको मल्टीपल टाइम नजर नहीं आएगा, डुप्लीकेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं लेबल एलोकेशन। और ये किसने की है? एलडीपी ने, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल ने। लेबल एलोकेशन किसने किया? एलडीपी ने, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल ने। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर एलडीपी का अगला काम क्या है? एलडीपी का अगला काम ये है, एलडीपी ना, ये राउटर 2, 3 और 4 इन तीनों पे फिर एलडीपी चल रहा है, तीनों पे चल रहा है। फिर अगला काम ये होता है कि एलडीपी पियरिंग होती है जी। एलडीपी पियरिंग, ये पियरिंग पे भी हम बात कर चुके हैं लास्ट टाइम। राउटर 2 और 3 आपस में क्या करेंगे? एलडीपी पियरिंग। 3 और 4 आपस में क्या करेंगे? एलडीपी पियरिंग। जिस तरह बीजीपी पियरिंग होती थी, ओएसपीएफ की नेबरशिप होती थी, उसी तरह एलडीपी पियरिंग होती है। एलडीपी के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो एलडीपी है, एलडीपी टीसीपी और यूडीपी दोनों पे बेस्ड है, और दोनों का एक कॉमन पोर्ट नंबर 646 इस्तेमाल करता है। एलडीपी यूडीपी को इस्तेमाल करता है हेलो पैकेट एक्सचेंज, जिस तरह ओएसपी में हेलो पैकेट एक्सचेंज होते हैं, और एलडीपी यूडीपी को इस्तेमाल करता है हेलो पैकेट को एक्सचेंज करने के लिए, और टीसीपी को इस्तेमाल करता है पियरिंग के लिए। यहां मैंने आपको ये बात बताई थी कि हेलो पैकेट का मकसद ये होता है कि आपकी जो राउटर आईडी है ना, राउटर 2 अपनी राउटर आईडी राउटर 3 को बताएगा, 3 अपनी राउटर आईडी 2 को बताएगा, अपनी अपनी राउटर आईडी बताएंगे। उसके बाद फिर जो उनकी राउटर आईडी है ना, ये देखा जाएगा कि वो राउटर आईडी रीचेबल है। अगर तो राउटर आईडी रीचेबल हुई, अच्छा मैं ना अपनी लैब में एक काम जनाब फिर और भी कर दूंगा, मैं कम से कम राउटर 1 और 5 पे बेशक ना करूं, लेकिन राउटर 2, 3 और 4 पे ना एक एक लूप बैक भी बना लेंगे फॉर राउटर आईडी। एलडीपी की राउटर आईडी बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट होती है जैसे ओएसपीएफ की है। अगर लूप बैक नहीं है तो सबसे बड़ा आईपी राउटर आईडी बन जाएगा, लूप बैक है तो लूप बैक बन जाएगा। और आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप किसी भी आईपी को मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक शर्त है, यहां पे आप ऐसा आईपी नहीं चूज कर सकते जो नेटवर्क में है ही नहीं। ओएसपीएम में हो सकता था, यहां नहीं हो सकता। क्यों? राउटर आईडी रीचेबल होनी चाहिए पियरिंग के लिए, क्योंकि पियरिंग होनी है टीसीपी के बेस पे, और टीसीपी सेशन उसी के साथ बनता है जो रीचेबल हो। तो राउटर 2, 3 और 4 का अगर लूप बैक है ना, तो मैं इसे ओएसपीएम में एडवर्टाइज कराऊंगा ताकि तीनों राउटर्स के लिए वो रीचेबल हो, पिंगेबल हो। तो हेलो पैकेट की मदद से ये तीनों राउटर पहले एक दूसरे को बताएंगे मेरी राउटर आईडी है, मेरी राउटर आईडी है, तीनों को राउटर आईडी पता लग जाएगा। फिर टीसीपी सेशन बनेगा, फिर देखा जाएगा कि ये राउटर आईडी रीचेबल है, अगर रीचेबल है तो टीसीपी सेशन बन जाएगा ऑन पोर्ट 646, जिसको हम कहेंगे जी कि आपकी एलडीपी की पियरिंग हो गई है। अच्छा, इन्होंने आपस में पियरिंग की किस चक्कर में? अब अगला स्टेप शुरू होगा। अगला स्टेप ये होता है, अगले स्टेप में एलडीपी जो इसका नाम है ना, वो वाला काम करता है, लेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी राउटर 2 अपने जो लेबल्स हैं जो इसने नेटवर्क्स को असाइन किए हुए, राउटर 2 ने जो लेबल एलोकेट किए थे ना मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस को, अब वो राउटर 2 3 को बताएगा और 3 2 को बताएगा, 3 4 को बताएगा और 4 3 को बताएगा। यानी एलडीपी पीयर्स जो लेबल उन्होंने मुख्तलिफ नेटवर्क्स को एलोकेट किए हुए ना, अब वो एक दूसरे को बताते हैं। 2 बताता है, मैं तुम्हें बताता हूं मैंने 50 वाले नेटवर्क को क्या लेबल दिया, 3 2 को बताएगा, मैं बताता हूं मैंने क्या लेबल दिया, 3 4 को भी बताएगा और 4 3 को बताएगा। तो हर राउटर को यह भी पता लग जाता है मैंने क्या लेबल असाइन किया हुआ और मेरे हमसाये ने क्या किया हुआ है। इस प्रोसेस को हम लेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक राउटर दूसरे की तरफ लेबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा लेबल को रिटेन कर रहा है, लेबल रिटेंशन। एक भेजता है, एक रिटेन करता है। 2 लेबल 3 की तरफ 3 को बताएगा, 3 रिटेन करेगा, 3 2 को बताएगा, वो रिटेन करेगा।
तो लेबल रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पियरिंग होगी, पियर्स फिर आपस में क्या करेंगे, अपने अपने लोग जो उन्होंने लेबल असाइन। अच्छा, ये जो राउटर खुद लेबल लगाता है उसको लोकल लेबल कहते हैं। ये राउटर 2 के नीचे जो आपको लेबल नजर आ रहे हैं ना सारे, ये राउटर 2 के लोकल लेबल है, और ये 3 के सारे लोकल लेबल्स हैं, और ये 4 के सारे लोकल लेबल है। तो हर एलएसआर अपने लोकल लेबल अब अपने हमसाये को बताता है। तो जब वो हमसाये के टेबल में आपके लेबल, जब आपके हमसाये के टेबल में चले जाएंगे तो हमसाये के टेबल में जाके वो बन जाएंगे रिमोट लेबल। अब हमसाये के पास दो तरह के लेबल होंगे, एक लोकल लेबल जो उसने खुद असाइन किया था, एक रिमोट लेबल जो उसके हमसाये ने असाइन किया हुआ है, और वो आपको अपने टेबल में रखना पड़ेगा। कौन से टेबल में रखना पड़ेगा? लेबल टेबल में रखना पड़ेगा, जो कि लेब बन जाती है, लेबल इंफॉर्मेशन बेस, जिसको यूं कह लें लेबल इंफॉर्मेशन बेस भी कहते हैं, लेबल टेबल भी कहते हैं। अब जी अगली कहानी ये है कि आप 9 के 9 नेटवर्क्स को अगर आपने इकट्ठा पकड़ के उनका एनालिसिस शुरू कर दिया तो आपको कुछ समझ नहीं आनी। हम क्या करने लगे, हम जी इनमें से ये जो हमारा सिर्फ और सिर्फ 50 वाला नेटवर्क है ना जी, ये एंड पे है बिल्कुल, ये मैं उठा रहा हूं यहां से इसको, ये मैंने 50 वाला टेबल यहां से पिक कर लिया, उठा लिया, ठीक है। और इधर से इसकी भी मैं एक कॉपी पकड़ता हूं और ये भी यहां ले आते हैं, ये तीनों राउटर्स के ने लोकल लेबल कौन कौन सा असाइन किया था फॉर 50 वाला नेटवर्क, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है जी। ये लोकल लेबल है, ये 72 लोकल लेबल है, इधर से 90 लोकल लेबल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी साथ साथ बता दें, ये तो लेबल वाली इंफॉर्मेशन हो गई ना, राउटिंग इंफॉर्मेशन इनकी क्या होगी वो भी जरा साथ साथ लिख लेते हैं। राउटर 4 को 50 वाले नेटवर्क पे जाने का, 50 वाले नेटवर्क पे जाने का रास्ता किसने बताया? ओएसपीएफ बताएगा, जाहिर है। ओएसपीएफ कहेगा जी आप अगर 50 वाले नेटवर्क पे जाना चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट ऑफ राउटर जो है ना वो राउटर 5 होगा। अच्छा, उसके बाद राउटर 3 को कौन बताएगा 50 वाले नेटवर्क? ओएसपीएफ बताएगा जी। 50 वाले नेटवर्क पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट ऑफ राउटर 4 है। राउटर 2 को कौन बताएगा? ओएसपीएफ बताएगा कि अगर आप 50 वाले नेटवर्क पे जाना चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टॉप राउटर 3 होगा। राउटिंग हमेशा नेक्स्ट स्टॉप की बेस पे होती है। राउटर 2 का नेक्स्ट स्टॉप 3, 3 का नेक्स्ट स्टॉप 4, 4 का नेक्स्ट स्टॉप 5, मैंने वही लिखा है यहाँ पे, 4 का नेक्स्ट स्टॉप 5, 3 का नेक्स्ट स्टॉप 4 और 2 का नेक्स्ट स्टॉप 3। ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन है और नीचे लेबल इंफॉर्मेशन है, और अभी लेबल इंफॉर्मेशन में सिर्फ लोकल लेबल नजर आ रहे हैं। कौन से लेबल नजर आ रहे हैं? सिर्फ लोकल लेबल। लेबल एलोकेशन के बाद अगला काम क्या होता है? लेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और लेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? पीयर्स के दरमियान। राउटर 2 अपना लोकल लेबल 3 को बताएगा और 3 अपना लोकल लेबल 2 को बताएगा। अच्छा, जब ये बताएगा तो क्या होगा? राउटर 2 का लोकल लेबल 50 वाले नेटवर्क के लिए 3 पे जाके बन जाएगा रिमोट लेबल, और लेबल की वैल्यू क्या है वो भी आगे लिख लें, 40। और ये किसने बताई है? ऐसे राउटर 2 ने, ये लिखा होता है सामने। अच्छा, अब 3 का लोकल लेबल 72 है, वो 72 राउटर 2 के लिए क्या बन जाएगा? रिमोट 72। राउटर 2 के पास ये किसने भेजा है? राउटर 3 ने भेजा। तो 2 और 3 ने आपस में अपने लेबल एक्सचेंज किए। सिमिलरली राउटर 3 अपना लोकल लेबल 4 को भी देगा और 4 अपना लोकल लेबल 3 को भी देगा। तो 4 का लेबल जब 3 पे आएगा तो क्या होगा? रिमोट लेबल बन जाएगा। वैल्यू उसकी क्या है जी? 90, 90 लिखा हुआ है, 90। भेजने वाला कौन है? राउटर 4, ये आगे लिख लेंगे आप। 3 अपना लोकल लेबल किसको भेजेगा? 4 को, वो 4 के पास जाके बन जाएगा रिमोट लेबल। वैल्यू क्या जी? 72। भेजने वाला कौन था? R3, राउटर 3। तो राउटर 2 के पास एक लोकल और एक रिमोट लेबल है, राउटर 3 के पास एक लोकल और 2 रिमोट लेबल है, राउटर 4 के पास एक लोकल और एक रिमोट लेबल है। किसके लिए? 50 वाले नेटवर्क के लिए।
आपको पता ही है मैंने कौन सा टेबल बनाया, ऊपर तो राउटिंग टेबल है ना, नीचे लेबल टेबल है। तो लेबल टेबल में लिखा होता है कि लोकल लेबल क्या लगना है, रिमोट लेबल क्या लगना है। मतलब लोकल लेबल क्या है, रिमोट लेबल क्या है। ठीक है जी। हमेशा राउटिंग पहले होती है, पैकेट बाद में आते हैं। उसी तरह लेबल टेबल पहले बनते हैं, पैकेट बाद में ही आता है। तो ये भी तैयारी हुई है उस पैकेट के लिए जिसने 50 वाले नेटवर्क्स पे जाना है। राउटर 2 ने, 3 ने और 4 ने अभी तैयारी की है कि 50 वाले नेटवर्क के लिए कोई पैकेट आया तो मैंने उसके साथ करना क्या है। तो ये तैयारी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब बारी है पैकेट के आने की। पैकेट ने आना है राउटर 1 से, पैकेट ने आना है राउटर 1 से, और पैकेट ने जाना है राउटर 5 के लैन नेटवर्क यानी 50 वाले नेटवर्क में। राउटर 1 से पैकेट ने निकलना है और 50 वाले नेटवर्क पे जाना है। तो राउटर 1 से पैकेट निकल के पहले किधर आएगा, राउटर 2 पे। वो पैकेट जो राउटर 1 से 2 पे आया वो आईपी पैकेट होगा या लेबल्ड पैकेट होगा, आईपी पैकेट होगा। और आईपी पैकेट हो तो, अगर इनपुट आईपी पैकेट हो तो मैंने आपको बताया था फिब चेक होती है। खैर फिब और एल फिब को बाद में देखेंगे। ठीक है जी। तो यहां पे आप सिर्फ अभी लेबल्स के हवाले से, लेबल टेबल के लिहाज से चलते हैं हम। पैकेट आया जो कि आईपी पैकेट था राउटर 2 के पास। तो राउटर 2 ने सवाल पूछा, भाई जाना कहां है। उसने कहा माय डेस्टिनेशन इज 50 वाला नेटवर्क, 50 वाले नेटवर्क पे जाना है। 50 वाले नेटवर्क के लिए ओएसपीएफ ने क्या बताया हुआ यहाँ पे, 50 वाले नेटवर्क के लिए वो कहता है राउटर 3 पे जाना पड़ेगा। ओएसपीएफ कहता है 50 वाले नेटवर्क के लिए राउटर 3 पे जाना पड़ेगा। अब चूंकि राउटर 2 एक एलएसआर है, वो हमेशा एक सवाल पूछता है, क्या राउटर 3 पे जाने के लिए मेरे पास कोई लेबल लूबल है या नहीं है। क्या राउटर 3 ने मुझे कोई लेबल बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ 50 वाले नेटवर्क के लिए। तो जब वो अपना लेबल टेबल देखेगा तो ये क्या लिखा हुआ है, राउटर 3 ने कहा था राउटर 2 को कि जब तुम 50 वाले नेटवर्क के लिए पैकेट भेजोगे तो ये 72 वाला लेबल पैकेट पे लगा देना। तो राउटर 2 इनग्रेस एज एलएसआर है, वो लेबल इंपोज करेगा। तो 50 वाले नेटवर्क के लिए जो पैकेट आया उसको कौन सा लेबल इंपोज हो जाएगा जी, 72, 72 वाला लेबल लग जाएगा। 72 वाला लेबल लगा के वो पैकेट को कहां भेज देगा, राउटर 3 पे। लो जी, अब लेबल्ड पैकेट आया राउटर 3 के पास और लेबल की वैल्यू क्या, 72, 72। क्या लेबल लगा भाई, 72। राउटर 3 जो है उसका इनपुट पैकेट लेबल्ड पैकेट है। टेक्निकली अब इसकी एल फिब चेक होगी, फिब चेक नहीं होगी, एल फिब चेक होगी। तो हम अभी फिब और एल फिब के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम अभी ऊपर कंट्रोल प्लेन से ही इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अच्छा, अब राउटर 3 के पास जब वो पैकेट आया जिसपे लेबल लगा हुआ था 72, तो राउटर 3 को पता ना 72 वाला लेबल उसने किसको असाइन किया हुआ है, 50 वाले नेटवर्क को। राउटर 3 कहेगा मैं समझ गया ये पैकेट 50 वाले नेटवर्क का है, और 50 वाले नेटवर्क के लिए मुझे ओएसपीएफ ने बताया हुआ है कि राउटर 4 पे जाना है। ये कौन कह रहा है, राउटर 3 कह रहा है कि 50 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए मुझे ओएसपीएफ ने बताया हुआ है राउटर 4 पे जाना है। अब चूंकि ये एलएसआर है, ये देखेगा कि क्या राउटर 4 पे जाने के लिए कोई लेबल है। तो नीचे देखें, ये देखें, ये देखें, राउटर 4 ने राउटर 3 को बताया हुआ है कि जब तुम 50 वाले नेटवर्क के लिए मुझे पैकेट भेजोगे तो उसको 90 वाला लेबल लगा देना। तो राउटर 3 अब क्या करेगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी एलएसआर है, एलएसआर है जो लेबल स्वैप करता है, वो 72 के लेबल को स्वैप कर देगा, रिप्लेस कर देगा विद 90 और इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा टुवर्ड्स राउटर 4। 72 का लेबल उतारेगा, 90 वाला लेबल लगाएगा और राउटर 4 पे भेज देगा। तो राउटर 3 ने राउटर 4 को लेबल्ड पैकेट भेजा ना, तो राउटर 4 की इनपुट भी लेबल्ड पैकेट है, उसकी भी टेक्निकली एल्फे भी चेक होगी। हम लेकिन अभी डेटा प्लेन में नहीं, कंट्रोल प्लेन में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। जब राउटर 4 कहेगा 90 का लेबल लगा हुआ इस पैकेट पे, तो राउटर 4 कहेगा मैं समझ गया 90 वाला लेबल तो मैंने 50 वाले नेटवर्क को असाइन किया था, तो इसका मतलब है ये 50 वाले नेटवर्क के लिए पैकेट आया है। राउटर 4 कहेगा मुझे ओएसपीएफ ने बताया कि 50 वाले नेटवर्क के लिए नेक्स्ट स्टॉप इज R5। चूंकि राउटर 4 भी अब एलएसआर है, वो देखेगा तो जरूर क्या राउटर 5 के पास जाने के लिए मेरे पास कोई लेबल है या नहीं है। तो आप जरा गौर करें, राउटर 5 के पास जाने के लिए राउटर 4 के लेबल टेबल में कोई लेबल नहीं है, लिहाजा अब राउटर 4 क्या करेगा,
अनटैग्ड ट्रैफिक, यानी कि आईपी डोमेन में पैकेट को भेज देगा, आईपी की बेस पे, इस पे कोई टैग नहीं लगा होगा, यानी टैग को रिमूव कर देगा। यानी राउटर 4 का काम है 90 वाला टैग उतार के अनटैग ट्रैफिक आगे राउटर 5 की तरफ भेज देना। राउटर 4 90 रिमूव करेगा और अनटैग ट्रैफिक राउटर 5 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा आईपी डोमेन के अंदर। तो आपके सामने देख लें क्या हुआ है। राउटर 2 इनग्रेस एज एलएसआर था, उसने लेबल लगाया, कौन सा लगाया, 72। राउटर 3 एलएसआर था, उसने लेबल स्वैप किया, 72 को 90 से स्वैप किया और राउटर 4 पे भेज दिया। राउटर 4 क्या था, ईग्रेस एज एलएसआर, उसका काम क्या होता है, लेबल को उतार देना और आईपी पैकेट आगे भेजना है। तो राउटर 4 90 का लेबल रिमूव कर देगा और अनटैग ट्रैफिक आगे राउटर 5 की तरफ भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है जी। लास्ट टाइम भी मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, अभी दोबारा मैंने इसको रिपीट किया है, ये चीज रिपीट हुई है, ठीक है। समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो अब जब इसकी लैब करते हैं फिर मौका मिलेगा आपको एक दफा इसको समझने का, तब तो बड़े बड़ों को समझ आ जाती है लैब के दौरान। जब एक चीज आप अपने सामने होती देख लेते हैं ना, तो फिर काम और आसान हो जाता है। तो आपके पास एक और मौका है अभी इसको समझने का, ठीक है। लैब पे जाने से पहले एक आखिरी काम कर दूं मैं, ये डेफिनेटली हमने तो सारी डिस्कशन जो भी किया ये कंट्रोल प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से थी। नीचे जब पैकेट ने फॉरवर्ड होना है ना, पैकेट जब फॉरवर्ड होगा तो ये सारी की सारी डिटेल्स नीचे लिखी होंगी फिब और एल फिब के अंदर, ठीक है जी। तो पैकेट ने कंट्रोल प्लेन में जाके रिब और लिब को नहीं चेक करना, उसने नीचे फिब और एल फिब को चेक करना है। और यही वाली डिटेल जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी आंखों से, यही सारी इंफॉर्मेशन नीचे आ जाएगी फिब में और एल फिब में। लेकिन वहां टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन होगी, वहां ये नहीं लिखा होगा कि जनाब ये ओएसपीएफ लाया था, इसका एडी वैल्यू ये है, नेक्स्ट आईपी यानी प्रीफिक्स क्या है और नेक्स्ट स्टॉप क्या है, दैट्स इट। लेबल है तो लेबल क्या है, लेबल किस लेबल ने किस से स्वैप होना है और किस इंटरफेस से बाहर निकलना है, बस ये इंफॉर्मेशन आपको एलफिब में मिलेगी। लेबल है तो लेबल लगा रहेगा या आगे अनटैग हो जाएगा और किस इंटरफेस से बाहर निकलेगा ये लिखा होगा एलफिब में, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन। क्योंकि कंट्रोल प्लेन में डिटेल ज्यादा होती है, कौन सा प्रोटोकॉल था, कितनी देर से टेबल में है, ये सारी इंफॉर्मेशन। ले जनाब, अब ये जो आपने अभी सारी कहानी जुबानी सुनी है, देखी है, इसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया। मेरे पास और आपके पास ऐसी तो अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम किसी पेज के ऊपर डायग्राम बनाएं और वो किसी सिमुलेटर में इमुलेटर में बन जाए, ये हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है जी, ये वाला नेटवर्क हम GNS3 में जाके बनाते हैं, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा एक काम और करते हैं, कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की हमें, हम ना पांचों के पांचों राउटर्स पे एक एक लूप बैक 0 बना देंगे, क्या जाता है, कोई मसला नहीं है, राउटर आईडियों के काम आ जाएगा, ठीक है। तो 5 लूप बैक हो जाएंगे, 5 लैन हो जाएंगे, 10 हो गई है और 4 वैन हो जाए, 14 नेटवर्क आपके बन जाएंगे, 14 नेटवर्क्स, मसले कोई नहीं जी, ठीक है। अभी बना लेते हैं। ये आए जनाब हम GNS3, MPLS और आज की डेट डाल देते हैं 02/12/2023। व्यू शो द ग्रिड, स्नैप टू द ग्रिड। आप तीनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, MPLS सब में ही सपोर्टेड है। हम वही 3600 जो चला रहे हैं उसी को चलाते हैं जी। ये मैंने इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया, 5 नोड्स हम यहाँ यूज करेंगे, ये पांचों मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। इनको आप जरा तरतीब से फिट कर लेते हैं, राउटर 1 2
3, 4 and 5। ये लें जी। आपको पता है इंटरफेसेस हमने पहले ही इनमें लगाए हुए हैं, कार्ड वार्ड मौजूद है। तो राउटर 1 का सीरियल 2/0 2 के सीरियल 2/0 के साथ, 2 का सीरियल 2/1 3 के सीरियल 2/0 के साथ, 3 का सीरियल 2/1 4 के सीरियल 2/0 के साथ, और 4 का सीरियल 2/1 5 के सीरियल 2/0 के साथ। ठीक है, ये मेरे साथ आप लोग ना कीजिएगा, मैं अभी आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है जी, अभी ब्रेक भी अब थोड़ी देर में मिलेगी, आपको टाइम दे दूंगा, आप उसमें ये लैब बना लीजिएगा ताकि आगे फिर आप MPLS की प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, 5 राउटर जोड़ दिए, उसके बाद जनाब हमने ये किया, इसको प्ले करते हैं और एक्सेस। लें जी, पांचों के पांचों राउटर एक्सेस हो गए। अब सिंपल काम है जी, आपने इंटरफेस आप करने हैं और IP असाइन करने हैं एज पर डायग्राम, और उसके बाद OSPF भी चलाना है। OSPF एंड पे चलाएंगे, पहले लिंक आप कर लें और IP दे दें। ठीक है जी। इंटरफेस सीरियल 2/0 IP एड्रेस 1.1.1.1 नो शट। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10 वाला नेटवर्क का IP, या इंटरफेस पे तो IP देना ना, नेटवर्क आईडी थोड़ी होती है, तो 10.0.0.1 कर लेते हैं। नो कीप अलाइव नो शट, लूप बैक भी बना ले 11.11.11.11 255 ठीक है जी। तो राउटर 1 के ऊपर जनाब मैंने डू शो हिस्ट्री, तो ये सारा काम कर दिया। ठीक है जी। डू राइट सेव भी कर लेते हैं। राउटर 2 पे आए, इंटरफेस लूप बैक 0, IP एड्रेस 22.22.22.22 255 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस 20.0.0.1 255.0.0.0 नो कीप अलाइव नो शट डाउन। इंटरफेस सीरियल 2/0 IP एड्रेस 1.1.1.2, ये राउटर 2 का वो इंटरफेस है जो राउटर 1 की तरफ है। ठीक है जी, नो शट डाउन। इंटरफेस सीरियल 2/1, ये राउटर 2 का वो इंटरफेस है जो राउटर 3 की तरफ जा रहा है, 2.1.1.1 नो शट डाउन डू राइट। राउटर 2 के 4 इंटरफेस थे, एक लूप बैक, एक फास्ट ईथरनेट और 2 सीरियल। डू शो हिस्ट्री करके आप देख लें तो ये आपके सामने है। राउटर 3 पे चलते हैं जी। इंटरफेस लूप बैक 0, IP एड्रेस 33 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 30.001 255.0.0.0 नो कीप अलाइव नो शट डाउन। ये सिर्फ फास्ट ईथरनेट पे करना है। राउटर 3 के भी 2 वैन इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल 2/0, इसका IP 2.1.1.2, ये वो इंटरफेस है जो राउटर 2 की तरफ है, 255.0.0.0 नो शट डाउन। इंटरफेस सीरियल 2/1, ये वो इंटरफेस है जो राउटर 4 की तरफ है, 3.1.1.1 नो शट डाउन डू शो हिस्ट्री। ये राउटर 3 के चारों इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। हो सकता है मैं कोई गलती इसमें कर रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा अगर मैंने गलती कोई की भी है तो अभी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा जब मैं वेरिफिकेशंस करूंगा। ठीक है जी। राउटर 4 इंटरफेस
लूप बैक 0 आईपी एड्रेस 44 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट आईपी एड्रेस 40.001.255.0.0.0 नो कीप अलाइव नो शट डाउन इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस ये वो इंटरफेस है जो राउटर 3 के साथ है, ठीक है जी। तो यहां पे है आपका 3.1.1.2 नो शट डाउन इंटरफेस सीरियल 2/1 ये वो इंटरफेस है जो राउटर 5 की तरफ जा रहा है। तो 4.1.1.1 नो शट डाउन डू राइट डू शो हिस्ट्री। तो लूप बैक भी कॉन्फ़िगर हो गया, फास्ट ईथरनेट भी हो गया, सीरियल 2/0 भी हो गया और सीरियल 2/1 भी। राउटर 5 पे चलते हैं। इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस 55 अप एरो 255 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 50.001 नो कीप अलाइव नो शट डाउन इंटरफेस सीरियल 2/0 ये वो इंटरफेस है इसका जो राउटर 4 की तरफ है। तो 4.1.1.2 इसका वैन इंटरफेस सिर्फ एक ही है, ठीक है जी। एक लूप बैक था, एक फास्ट ईथरनेट था और एक सीरियल। डू राइट भी कर लें, डू शो हिस्ट्री भी कर लें, ठीक है, ताकि एक दफा चेक हो जाए कि आईपी वगैरह ठीक है जी, बिल्कुल ये ठीक आईपी नजर आ रहे हैं। नो कीप अलाइव नो शट भी हो गया, सीरियल 2/0 भी हो गया, दैट्स इट। अच्छा, राउटर 1 2 3 4 क्योंकि जरा कदरे बड़ी डायग्राम है, 5 राउटर्स हैं। आगे अब ओएसपी भी चलाना है, एमपीएलएस भी चलाना है, वेरीफाई भी करना है, बहुत सारे काम हमें इसके ऊपर करने होंगे। तो बंदा आगे मुश्किल चीजों में उलझ जाता है, बेसिक चीजें इग्नोर हो जाती हैं। अगर बेसिक्स में कोई गलती रह गई हो तो फिर आगे बड़ी तंगी होती है। तो बेहतर है थोड़ा सा टाइम, चंद सेकंड लगेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड, बल्कि बेहतर है आप तो फिल्टर यूज करें, आपको फिल्टर आते हैं, इंक्लूड आप कर लें, नजर ही वो इंटरफेस आएंगे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनकी आईपी चेक कर लें आप, ठीक है जी। तो बिल्कुल ठीक है, एज पर डायग्राम एज पर पॉलिसी, लिंक भी आप पे। सिमिलरली शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप, आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा कि मैंने आपको वो एलियासेस भी सिखाई थी। आप छोटी छोटी एलियासेस बना सकते हैं इन शो की कमांड्स की। आप सिर्फ वो एक छोटा सा लफ्ज लिखेंगे तो ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। तो बहरहाल जी 4 इंटरफेसेस के आप हैं, आईपी एड्रेस जो है वो हमारी पॉलिसी के मुताबिक हैं। सिमिलरली यही वाली कमांड कॉपी पेस्ट कर देते हैं बाकी राउटर्स पे, राउटर 3 पे चलते हैं। इसके भी इंटरफेस 4 ही हैं, ठीक है। और एज पर डायग्राम, एज पर पॉलिसी या एज पर प्लान जो हमने बनाया था, हमारे आईपी ठीक है। ठीक है जी, इधर 3.1.1 है, इधर 3.1.1.2 है, ठीक है जी, ये भी सही हो गया। लिंक अप भी है सारे। राउटर 5 पे भी आ जाए, यहाँ भी चेक कर लें। तो इसके 3 इंटरफेसेस हैं 5 के और बिल्कुल ठीक है। तो आईपी हमारे ठीक कॉन्फ़िगर हो गए। अब रह गया ओएसपीएफ। पांचों के पांचों राउटर पे आपने ओएसपीएफ चलाना है ताकि रीचेबिलिटी हो जाए। अच्छा, अब ओएसपीएफ चला लें, रिप चला लें, ईआईजीआरपी चला लें, आईएसआईएस चला लें, बीजीपी चला लें, जो मर्जी आप, रीचेबल होना चाहिए। स्टैटिक राउटिंग करानी है वो करा लें। ओएसपीएफ चलाने के मेथड आपको 4 आते हैं, पर नेटवर्क या पर सबनेट, पर आईपी एड्रेस, पर इंटरफेस, पर प्लेटफॉर्म। यहां तो जो पर प्लेटफॉर्म वाला मेथड था वो भी बड़ा यूजफुल रहेगा। एक कमांड दें, वो मैं अगर सिक्योर सीआरटी यूज कर रहे हैं तो नीचे कमांड विंडो ओपन करें, सेंड कमांड टू ऑल सेशन करें और पर प्लेटफॉर्म वाला मेथड यूज कर लें, चुटकियों में सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको कहा था आपने हरगिज उसकी आदत नहीं डालनी, आपको पता जरूर होना चाहिए, लैब में भी वो ना किया करें, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई तो फिर आपसे जब किसी बड़े इम्तिहान में या इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होंगे, तो जिस चीज की आदत पड़ी हो वही प्रैक्टिसेस वहां भी चल रही होती हैं।
तो पर इंटरफेस वाला मेथड ही बेस्ट है, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन हम करेंगे वही। राउटर ओएसपी ऑफ वन नेटवर्क, ठीक है जी, पर आईपी वाला कॉपी पेस्ट करते जाएं। एरिया आईडी सबकी बेशक सेम रखें, सिंगल एरिया चलाएं, उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। एरिया 0 स्पेस देनी है यहाँ पे जी। नेटवर्क ये लें जी, डू राइट। मैं ये काम दोबारा नहीं करना चाह रहा, लिहाजा मैं साथ साथ सेव भी कर रहा हूं। राउटर ओएसपी है 1, नेटवर्क ये आईपी लिखा हुआ है, एरिया 0। अब ओएसपी कैसे चलता है ये अगर आपको नोट करने की जरूरत पड़ रही है तो बस फिर तो पानी फिर गया सब पे। ओएसपी तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ा हुआ है। नेटवर्क सिंगल एरिया ओएसपीएफ जी, इसको राइट भी कर लेते हैं। जाहिर है अब जब आमने सामने राउटर्स पे ओएसपी चलता जाएगा तो फिर नेबरशिप भी आप होती जाएगी, जो कि एक इंडिकेटर है कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने अभी तक कोई गलती नहीं की हुई। राउटर 5 पे आ जाएं। आईपी अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो जाहिर है फिर गलती के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। लें जी, ओएसपीएफ भी कॉन्फ़िगर हो गया पांचों के पांचों राउटर पे। पर प्लेटफॉर्म वाला मैंने मेथड इस्तेमाल नहीं किया, पर आईपी एड्रेस वाला मेथड यूज किया है, ठीक है। आप वेरीफाई करना चाहें तो शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर। राउटर 1 का नेबर राउटर 2 है। शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, राउटर 2 का नेबर राउटर 3 भी और 1 भी है। शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, राउटर 3 का नेबर 2 भी है और 4 भी है, और राउटर 4 का नेबर 5 भी है और 3 भी है। अब आपको 5 पे जाके देखने की जरूरत नहीं, अगर 4 5 को नेबर कह रहा है तो नेबरशिप तो म्यूचुअल होती है। 5 अगर 4 5 का नेबर है या 5 4 का नेबर है तो 4 5 का भी होगा। 5 पे जाके देखने की कोई जरूरत नहीं है। हर राउटर की टेबल में अगर 14 नेटवर्क्स आ चुके हुए हैं तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। कैसे देखें? क्या कोई कमांड है जिसे पता लग जाए? शो आईपी राउट समरी की कमांड याद है आपको? याद ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें जी 14 के 14 नेटवर्क मौजूद हैं, और जाहिर है ये सब के सब पिंगेबल भी होंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं कि आप इन सारे नेटवर्क्स की आईपी, अच्छा आपको पता है आईपी कितने बनते हैं हमारी डायग्राम के अंदर? 10 आईपी हो गए, लूपबैक के और फास्ट ईथरनेट के मिला लें तो 10 आईपी हैं। हर वैन के दो दो आईपी हैं तो वो 8 बनते हैं। 18 आईपी एड्रेस है और 5 राउटर्स हैं। 18 आईपी हैं और 5 राउटर्स हैं। अगर मैं आपको कोई इन सारों को पिंग करें, एक एक पे जाके तो पिंग नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको टिकल शेल याद होगा, टीसीएल स्क्रिप्ट याद होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूं कि आप लोगों ने ना ये डायग्राम पूरी कन्फिगर करनी है। तारे जोड़ें, लिंक अप करें, आईपी दें, सिंगल एरिया ओएसपीएफ चलाएं और टीसीएल स्क्रिप्ट बनाएं। पांचों राउटर्स के आईपी इकट्ठे करें 14 के 14 और टिकल शेल में जाके वो टीसीएल स्क्रिप्ट बनाएं, और आपने इन सारे आईपी एड्रेसेस को किसी एक राउटर पे बैठ के पिंग कर लेना। मैं भी करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप ये करें, ठीक है जी। डायग्राम इस वक्त है आपके सामने, मैं भी इसको ये
ठीक है जी। क्लियरली यहां से आप देख सकते हैं, मैं ना यहां पे लिख देता हूं कि ये फास्ट ईथरनेट 0/0 था, ये सीरियल 2/0, 2/0, 2/1, 2/0, 2/1, 2/0, 2/1, 2/0, ठीक है जी। नेटवर्क आईडी लिखी हुई है, नेटवर्क का आईपी देना होता है, ठीक है। इंटरफेस पे तो आईपी असाइन होता है, और हर राउटर के ऊपर एक एक लूप बैक भी है। तो जिस तरीके से मैंने लूप बैक दिए हैं, मैंने आईपी असाइन किए हैं, आप आईपी कॉन्फ़िगर करें। ये मैं नीचे आपके टास्क लिख रहा हूं जी, यहां पे लैब टास्क, पहला टास्क कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस एंड इंटरफेसेस एज पर डायग्राम। ये जो ऊपर डायग्राम है जी, इसके मुताबिक आपने आईपी देने हैं और लिंक अप करने हैं, ठीक है जी। नंबर 2, दोबारा सुन लें, मैंने नेटवर्क आईडीज लिखी हुई है, आईपी नहीं लिखे हुए इंटरफेस के। आईपी आप इन नेटवर्क के अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको इस स्टेज पे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉन्फ़िगर सिंगल एरिया ओएसपीएफ टू कन्वर्ज above network, define a TCL script on any router and ping all 14 में आईपी बनते हैं 18, 5 लैन के आईपी, 5 लूप बैक के आईपी और 8 आईपी जो है वो वैन लिंक से बनते हैं। पिंग ऑल 18 आईपी एड्रेसेस, ठीक है जी। ये सारा काम मुकम्मल करने के लिए आपको जो टाइम दे रहा हूं, अच्छा ये ब्रेक का भी टाइम है और आपकी लैब टास्क का भी है। मैं यहां लिख देता हूं जी, see you at 12, पूरे 12 बजे मैं मिलूंगा जी आपसे। तब तक आप, ये डायग्राम खुली हुई आपके सामने, लैब बनाएं, ओएसपीएफ चलाएं, टिकल शेल बनाएं, और क्योंकि इससे आगे अब इस पे एमपीएलएस चलना है, यही नहीं होगा तो एमपीएलएस कहां से चलाएंगे आप, ठीक है। तो आपसे जी 12 पीएम पे, 12 पीएम रात वाले नहीं होते, अभी वाले होते हैं, पता लगे आप रात 12 बजे तक बैठे रहे, ठीक है जी। तो see you at 12, ठीक है जी, 12 बजे आपसे मुलाकात होती है। फिर मैं इसके ऊपर एमपीएलएस इंप्लीमेंट करता हूँ और फिर उसकी आगे वेरिफिकेशन करेंगे और उसके रिजल्ट्स को समझेंगे। तब तक जी ब्रेक भी है और आपके लिए लैब टास्क को कंप्लीट करने का टाइम भी है।